सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म कोरोना है, सनातन धर्म डेंगू है। ये कहना है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। उदयनिधि स्टालिन जो खुद भी तमिलनाडु में मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु में इनका नाम एक वजह शोहरत एक तो M.K. स्टालिन के बेटे करुणानिधि के पोते के साथ साथ एक एक्टर के तौर पर भी है। एक ऐसे एक्टर जो तमिल फिल्मों में काम करते रहे हैं। क्यों उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया सनातन धर्म को लेकर, जिसको सनातन धर्म से मुराद एटर्नल एक धर्मा, यानी ये हिंदू मत के लिए, हिंदुइज्म के लिए एक अल्टरनेट टर्म भी यूज की जाती है सनातन धर्म। क्यों सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन ने इतना बड़ा बयान दिया? और उस बयान को लेकर नॉर्थ इंडिया में जो सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं नॉर्थ इंडिया की, खास तौर पर जो बीजेपी है या बीजेपी की जो हामी जमातें हैं, RSS जैसी, हिंदू विश्व परिषद जैसी, इन जमातों का बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? और उदयनिधि स्टालिन के इस बयान में से खुद साउथ इंडिया में, खास तौर पर तमिलनाडु में क्या फायदा हो सकता है उदयनिधि स्टालिन और उनकी जमात DMK को? ये आज हम सारा जो नॉर्थ और साउथ इंडिया के दरमियान एक सिविलाइजेशन कंट्रोवर्सी है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। तमिलनाडु की अगर बात की जाए, यानी साउथ इंडिया की स्टेट तमिलनाडु की बात की जाए, तो यहाँ पर जो एंटी ब्राह्मणिज्म है या एंटी कैस्ट पॉलिटिक्स है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इन गहरी जड़ों को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि जो ज़ात पात है, जो कास्टिज़म है, जो ज़ात पात का एक कर्स है, ज़ात पात की एक लानत है, इससे पूरा सब कॉन्टिनेंट बुरे तरीके से मुतासिर है। सब कॉन्टिनेंट के 3 बड़े ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अंदर भी ज़ात पात, इन तीनों के अंदर ज़ात पात को लेकर बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पर कोई भी मज़हब का मानने वाला ये भी दावा करता है कि हमारे मज़हब में तो ज़ात पात का तस्वुर ही नहीं है। वो तबकात भी ज़ात पात से मुतासिर हैं। जिस तरह मैं मिसाल दूंगा आपको मुसलमानों की, सिखों की, ये लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ ज़ात पात का कोई तस्वर नहीं है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के अंदर भी, सिखों के अंदर भी ज़ात पात भरपूर अपना किरदार अदा करती है। ज़ात पात का भरपूर इम्पैक्ट है। यही वजह है कि ज़ात पात के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ सदियों से एक स्ट्रगल जारी है, सदियों से एक जदोजहद जारी है। मैं पंजाब के अगर बात करूं, एक पंजाबी के तौर पर पंजाब की बात करूं, तो पंजाब के अंदर ये स्ट्रगल कभी हमें बाबा गुरु नानक की सूरत में नज़र आती है, जिन्होंने ज़ात पात के ख़िलाफ़ एक तरह का अलम बुलंद किया, ज़ात पात के ख़िलाफ़ जदोजहद की बात की। बाबा गुरु नानक को देखें आप, पंजाब में बाबा बुल्ले शाह को देखें, ज़ात पात के ख़िलाफ़ उनकी अप्रोच नज़र आती है। बाबा फरीद, बाबा वारिस शाह को अगर हम देखें, ज़ात पात के ख़िलाफ़ एक पूरी अप्रोच नज़र आती है। बल्कि एंशंट अगर हम बात करें, एंशंट दौर की बात करें, तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी तालीमात भी ज़ात पात के ख़िलाफ़ थी। उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली। जो आज ये पंजाब का इलाका है, आज जो ये इंडस का इलाका है, जिसको गंधारा सिविलाइजेशन भी आगे की तरफ भी अगर हम चले जाएँ थोड़ा सा, KP के और आगे अफगानिस्तान के इलाके, जो गंधारा सिविलाइजेशन है, ये भी सारा जो महात्मा बुद्ध की पैगामात, महात्मा बुद्ध की तालीम थी ज़ात पात के ख़िलाफ़। यानी यहाँ सदियों से एक स्ट्रगल की जा रही है ज़ात पात के ख़िलाफ़। उसके बावजूद ज़ात पात का ये जो कैंसर है, ज़ात पात का जो ये नासूर है, ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। अब यहाँ आज हमारी केस स्टडी है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ज़ात पात के ख़िलाफ़ किस तरह की मूवमेंट्स रही हैं, साउथ इंडिया में ज़ात पात के ख़िलाफ़ किस तरह की स्ट्रगल्स की गई हैं। तो मॉडर्न साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, तो इसमें ज़ात पात के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने अंग्रेज़ों के दौर में सबसे बड़ा झंडा बुलंद किया, इनका नाम है A.V. रामास्वामी नायकर, जिनको इनके हामी पेरियार भी कहते हैं। ये पेरियार ने साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों के दौर में ज़ात पात के ख़िलाफ़, ऊंची जात के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से स्ट्रगल की। पेरियार
कुछ अर्सा कांग्रेस में भी शामिल रहे, यानी ये कांग्रेस के अंदर तकरीबन हम समझ लें कि चंद अर्सा शामिल रहने के बाद इस 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन 1925 में यानी 6 साल के बाद ही इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाकर कांग्रेस पार्टी पेरियार ने छोड़ दी कि कांग्रेस पार्टी तो ब्राह्मणों की पार्टी है, ये ऊंची जात वालों का सिर्फ ख्याल रख रही है, ऊंची जात के ऊंची जो जातें हैं, जो अपर कास्ट्स हैं, इनके मफादात की पार्टी है। तो पेरियार इस कांग्रेस से अलग हो गए और 1926 में इन्होंने तमिलनाडु के इलाके में, तमिलनाडु को तब मद्रास कहा जाता था, मद्रास के इलाकों में एक पार्टी की बुनियाद, एक मूवमेंट की बुनियाद रखी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1926 में। और फिर 1939 में पेरियार जस्टिस पार्टी में शामिल हुए। ये भी तमिलनाडु में कास्टिज्म के खिलाफ, जात पात के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक जमात थी, जस्टिस पार्टी, जिसको हेड किया 1939 में पेरियार ने। पेरियार ने कई वहां पर जो है वो नारे बुलंद किए साउथ इंडिया में। उन्होंने कहा नो गॉड, नो रिलीजन, नो गांधी, नो कांग्रेस, नो ब्राह्मण्स। और अपनी पॉलिटिक्स को उन्होंने रैशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन राइट्स, इन चीज़ों से इन चीज़ों के स्लोगन बुलंद किए। अपनी पॉलिटिक्स को इन चीज़ों के गिर्द उन्होंने, इन तमाम मुतलबात के गिर्द के ज़ात पात ख़त्म होनी चाहिए, ज़ात पात के बायस तअस्सुब ख़त्म होना चाहिए, हर ज़ात के लोगों को यानी ज़ात का सिरे से ही ख़त्म हो जाना चाहिए। इन्होंने इस बुनियाद पर अपनी तहरीक का आगाज़ किया और उनको बहुत ज़बरदस्त वहाँ से सपोर्ट भी मिली। कुछ अरसे बाद जो पेरियार थे, कुछ अरसे बाद इन्होंने इस पार्टी का नाम, जस्टिस पार्टी का नाम द्रविडार कज़गाम रख लिया, जिसको द्रविडार कड़ागम भी कहा जाता है, ये रख लिया, यानी डीके रख लिया। और ये डीके तहरीक फिर साउथ इंडिया में, मद्रास के इलाकों में ज़ात पात के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा काम करती रही। कुछ अरसा गुजरने के बाद पेरियार की ही मूवमेंट्स के से मुतासिर होकर डीएमके पार्टी की बुनियाद रखी गई 1949 में। डीएमके पार्टी यानी इसको द्राविडिया मोनितरा कड़वागम पार्टी कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें डीएमके को तो द्राविडियन प्रोग्रेसिव फेडरेशन हम इसको कह सकते हैं। इस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो CN अन्नादुरई ने की। CN अन्नादुरई जो हैं वो, इनका पेरियार से 2-3 मामलात पे इख्तलाफ पैदा हो गए। एक तो जो अन्ना थे, अन्नादुरई, ये कहते थे कि हमें नई दिल्ली के साथ किसी ना किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इंडियन स्टेट के साथ किसी ना किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन पेरियार किसी भी तरह के कंप्रोमाइज़ को तैयार नहीं थे। इसके बावजूद अन्नादुरई की पार्टी डीएमके ये 1950s और 60s में आज़ाद द्राविडियन की स्टेट की बात करती थी, यानी द्राविडियंस यानी साउथ इंडियंस के लिए भारत से अलग रियासत की बात करती थी। कुछ अरसे बाद इन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया। 1967 के इलेक्शंस के बाद डीएमके पार्टी वहाँ इक़्तिदार में आई और यानी खुद जो अन्नादुरई है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। 1972 में डीएमके पार्टी के अंदर एक और इख्तलाफ पैदा हुआ और जो एमजीआर हैं, साउथ इंडिया के बड़े मशहूर एक्टर एमजीआर, इन्होंने डीएमके से इख्तलाफ की बुनियाद पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की बुनियाद रखी। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके फिर एमजीआर की अपनी मकबूलियत की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सक्सेस भी मिलती रही, इलेक्ट्रिकल कामयाबी भी मिलती रही। और फिर इस इलेक्ट्रिकल कामयाबी के बाद ये दिलचस्प बात है कि 1967 से लेकर अब तक या तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी की हुकूमत होती है या फिर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी की हुकूमत होती है। इन दोनों पार्टीज में कुछ जुज़वी इख्तलाफात हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एमजीआर ने इस वजह से ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की बुनियाद रखी कि एक तो इन्होंने कहा कि हम लोग अन्ना की टीचिंग्स को, जो अन्नादुरई हैं उनकी टीचिंग्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो हम करना चाहते हैं। तो ये बुनियादी इख्तलाफ अगर परे रख दिया जाए तो अब तक ये दोनों पार्टीज ही तमिलनाडु में या डीएमके होती है या ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की वहाँ पर तमिलनाडु में हुकूमत बनती है। अब अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो अभी डीएमके पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। इनके वालिद करुणानिधि भी डीएमके पॉलिटिक्स के बहुत, द्राविडियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े लीडर थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे कई अरसे तक तमिलनाडु के।
और ये भी पेरियार की तरह साउथ इंडिया में एंटी टेम्पल मूवमेंट्स चलाते थे, एंटी, बल्कि जो हिंदुइज्म के अंदर मुकद्दस कई गॉड्स हैं उनकी भी जो है वो उनके खिलाफ एलानिया या करुणानिधि बात करते थे। और अब इनके जो करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन और एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी एरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, इसमें यह बात की कि सनातन धर्म मलेरिया की तरह खतरा है, कोविड की तरह खतरा है, डेंगू की तरह खतरा है, जिसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये बात, जिस तरह मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया, ये बात नॉर्थ इंडियंस के लिए तो बड़ी ज़्यादा हैरानकुन है। नॉर्थ इंडियंस के लिए, नॉर्थ इंडिया की सियासी जमातों के लिए, नॉर्थ इंडियंस के लिए तो बड़ी एक है कि जी देखें सनातन धर्म के ख़िलाफ़ इस तरह बात कर रहे हैं डीएमके पार्टी के लीडर्स। लेकिन साउथ इंडिया में, ख़ास तौर पर तमिलनाडु के इलाके में, उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से उनको शायद और ज़्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया आपको कि साउथ इंडिया में पूरी एक ट्रेडिशन रही है एंटी कास्ट पॉलिटिक्स की, वैसे एंटी कास्ट पॉलिटिक्स सब कॉन्टिनेंट के बाकी हिस्सों में भी होती रही है। जिस तरह मैंने पहले ही बताया, अंग्रेज़ों के दौर में भी, अंग्रेज़ों के दौर के बाद में भी डॉक्टर अंबेडकर जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का ज़्यादा जोर महाराष्ट्र और उसके अतराफ के इलाकों में था, दलित राइट्स को लेकर, एंटी कास्ट को लेकर। इन्होंने भी जो एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी डॉक्टर अंबेडकर ने, इन्होंने भी हिंदुइज्म को इस बिनात पर एनिलेट करने की बात की कि कास्टिज्म तभी इन्हें एनिलेट होगा अगर ये सनातन धर्म एलिनेट होगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है, ऐसा ये तालीमात हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 200 BC से लेकर 300 CE तक, यानी 200 साल कबल मसीह के अरसे से लेकर 3री सदी तक ये कंपाइल किया गया, इसको यानी कोडिफाइड किया गया। मनुस्मृति के अंदर जात पात का पूरा एक सिस्टम बताया गया है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण का क्या किरदार है, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य का किरदार क्या है, उसके बाद फिर जो निचली जाती है अछूत दलित है उसका क्या है, पूरा यानी इसमें जो जात पात को कोडिफाइड किया गया है। अब जो ये मनुस्मृति है इसको जो बीजेपी या आरएसएस वाले, ये बहुत ज़्यादा इनके लीडर्स मानते हैं मनुस्मृति को, लेकिन मनुस्मृति के अंदर चूंकि जात पात को कोडिफाइड करने की बात की गई है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस मनुस्मृति किताब को बाकायदा आज़ादी के बाद आग लगाई थी। एक पूरा उन्होंने एक इवेंट ऐसा बनाया था जिसमें लाखों लोग शरीक हुए थे और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति किताब को आग लगाई थी। बल्कि मनुस्मृति के हवाले से गांधी का भी ये कहना था कि मनुस्मृति के अंदर जो जात पात के कोडिफाइड करने की बात की गई है इसको नहीं मानना चाहिए। गांधी ने जात पात के मुकम्मल तौर पर खात्मे का कभी ऐलान नहीं किया, जात पात को ख़त्म करने की बात नहीं की, लेकिन जात पात के दरमियान हम आहंगी की बात ज़रूर की गई है कि दलित्स को, नीची जात वालों को राइट्स मिलने चाहिए, हर तरह के इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिज के, टेम्पल एंटरिंग के, नौकरियों के, जॉब्स के, मुलाजमत, हर तरह के राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन एनिलेशन की बात नहीं की। साउथ इंडिया में यह तहरीक बहुत ज़्यादा मजबूत चली आ रही है और इसकी मजबूती की एक वजह यह कि तमिलनाडु के अंदर जो वाज़ेह अक्सरियत है वो ड्राविडियंस की है। ड्राविडियंस जो हैं वो जो एक और एंटी आर्यन अप्रोच है, यानी जो ये आर्यन अप्रोच के जो आर्यंस ने यहाँ पर हमला किया था, अटैक किया था, आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान से, सेंट्रल एशिया, तुर्की या आज के सीरिया के इलाकों से जो इंडिया में मुख्तलिफ यानी एक सूरत में नहीं बल्कि मुख्तलिफ फेजेस में आए थे और उन्होंने यहाँ आकर जो एंशंट सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, जो हमारे इधर पाकिस्तान में अभी मौजूद है, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया, इनके लोगों को अपना गुलाम बनाया। और उसके बाद आर्यंस ने फिर ये कंसेप्ट दिया कि हम ब्राह्मण हैं और जो यहाँ के मुकामी पुराने लोग रह रहे थे वो नीची जात के हैं, वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं, कोई राइट्स नहीं, ये दलित, ये कबायली, ये जो सारे इस तरह के लोग थे इनको निचली जात में कन्वर्ट कर दिया आर्यंस ने। तो आर्यंस की इस आर्यन अप्रोच के खिलाफ साउथ इंडिया में 20वीं सेंचुरी से पहले भी बहुत मजबूत तहरीक चली आ रही है। वहाँ तमिलनाडु, मद्रास के अंदर अंग्रेज़ों के दौर में
ब्राह्मण्स के पास, ब्राह्मण हालांकि 3 से 4% थे, लेकिन तमाम आला ओहदे, सरकारी मुलाजमतें, जॉब्स वो ब्राह्मण्स के पास होती थी और द्राविडियंस के पास राइट नहीं होते थे। लेकिन पेरियार की इस मूवमेंट के बाद और डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की इन तहरीकों के बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। यहाँ जाते जाते ये बात बताना भी ज़रूरी है कि जो डीएमके है या ऑल इंडिया अन्ना डीएमके है, यानी 1967 के बाद से मुसलसल जो ये 2 हुकूमतें वहाँ काम कर रही हैं, ये भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह असल में नारे की हद तक तो ये बातें करती हैं द्राविडियंस के राइट की, निचली तबकों के, गरीबों के राइट्स की, किसानों के राइट्स की, आम ख्वातीन के राइट्स की, लेकिन असल में ये दोनों जमातें भी करप्ट हो चुकी हैं। इनके लीडर्स पर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हैं, दोनों जमातों के लीडर्स पर। खुद एमजीआर पर भी थे, जयललिता पर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे, करुणानिधि पर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे, अभी भी जो एमके स्टालिन है इन पर भी करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हैं। यानी ये दोनों पार्टियां भी असल में करप्ट हो चुकी हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल एम्स के लिए ये द्राविडियंस के हक का नारा और एंटी कास्टिज्म, एंटी ब्राह्मण नारा लगाती रहती हैं, जिस वजह से इनको कामयाबी भी मिलती रहे। अब एक बहुत बड़ी आजमाइश जो इस उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद पैदा हुई है, वो जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जो 28 से ज़्यादा सियासी जमातों ने मोदी और बीजेपी के खिलाफ बनाया है। इस इंडियन अलायंस, इंडिया का मतलब यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया अलायंस में 28 से ज़्यादा सियासी जमातें हैं और इनमें डीएमके भी शामिल है, यानी उदयनिधि स्टालिन की जो डीएमके है वो भी इस अलायंस में शामिल है। तो जो नॉर्थ इंडिया में अब मजबूत पार्टियां हैं जो इस अलायंस में, इंडियन अलायंस में भी हैं, ख़ासतौर पर कांग्रेस और आप पार्टी, वो काफ़ी ज़्यादा आजमाइश में आ चुकी है कि ये किस तरह के बयानात दे रहे हैं डीएमके के लीडर्स कि जिनका बैकलैश नॉर्थ इंडिया में आ सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़ाहिर बात है सनातन धर्म और ये कास्टिज्म, ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इसका रद्दमल भी देखने में आ सकता है। लेकिन साउथ इंडिया की फिर मैं बात करूं तो डीएमके के या द्राविडियन लीडर्स के ऐसे बयानात से उनको सियासी फायदा ही होता है, उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सक्सेस मिलती है। तो ये थी वो सूरत हाल, ये था वो पूरा एक नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर जो एक सदियों की सिविलाइजेशनल एक वॉर रही है, सिविलाइजेशनल एतबार से एक मूवमेंट एंटी चलती रही हैं। कभी उसको साउथ इंडिया में एंटी हिंदी का नाम दिया जाता है, एंटी ब्राह्मण का नाम दिया जाता है, एंटी आर्यन का नाम दिया जाता है। तो वो आज भी इस मुकाम पर खड़ी है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बेटे जो खुद भी मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म के हवाले से अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए। तो हम देखते रहेंगे, जानते रहेंगे किस तरफ ये बयान, किस तरफ मजीद पॉलिटिक्स को लेकर जाता है, इंडिया की क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस बयान का नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की सियासी जमातें मजीद किस तरह का रिएक्शन देती हैं, ये हम जानने की कोशिश करते रहेंगे आने वाले वीलॉग्स में। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स और सिविलाइजेशन हिस्ट्री को लेकर, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।